हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास के पिछले वीडियो में हमने देखा था राइज ऑफ सिख अंपायर एंड डिक्लाइन ऑफ सिख अंपायर, जिसमें हमने देखा था महाराजा रणजीत सिंह की जीवनी के बारे में भी हमने एक डिटेल में चर्चा की थी कि महाराजा रणजीत सिंह ने किस तरह से ये जो सिख अंपायर है इसकी नींव रखी, उनको फाउंडर माना जाता है। और उनकी डेथ के साथ ही ये जो सिख अंपायर है इसका पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है, उसको हमने एक डिटेल में चर्चा कर ली है। तो मैं आपको पहले यही रिकमेंड करूंगा कि एंग्लो सिख वॉर पढ़ने से पहले आप ये जो सिख अंपायर का जो राइज है और उसकी हिस्ट्री है उसको डिटेल में देखिए। वहाँ पे आपको एक ओवरव्यू भी मिलेगा कि ब्रिटिशर्स के साथ महाराजा रणजीत सिंह के रिलेशन किस तरह से थे। ठीक है, अब इनके बाद क्या होता है, महाराजा रणजीत सिंह के बाद जब ये अंपायर डिक्लाइन होता है उसके बाद दो एंग्लो सिख वॉर लड़े जाते हैं। अंग्रेजों और सिख अंपायर के बीच में दो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। इनके बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है। और पहला एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था, जो कि 1845 से 46 के बीच में लड़ा गया, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो मैप देखते हैं कि ये तो सिख अंपायर था। महाराजा रणजीत सिंह की जब डेथ होती है 1839 में, उस समय तक सिख अंपायर इतना अपना ये पीक पे था, इतना बड़ा अंपायर इनके पास था। और इधर ये ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस था इधर। यहाँ पे भी प्रिंसली स्टेट थे, लेकिन उनके ऊपर अभी तक ब्रिटिश डोमिनेंस स्टैब्लिश हो चुका था। और 18वीं शताब्दी का ये लेटर हाफ पीरियड चलना शुरू हो चुका था। ठीक है, और 1839 की बात चल रही है जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ होती है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं। और इस वॉर के पीछे की घटनाओं को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई। ये है महाराजा रणजीत सिंह, इनकी बायोग्राफी मैंने सेपरेटली पढ़ाई है। और इनका जो रूल है और ब्रिटिशर्स के साथ जो रिलेशंस हैं, जो जो ट्रीटी इन्होंने साइन की, उसको हमने डिटेल में देखा है। तो आप उन दोनों वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, यहीं पे अपलोडेड है चैनल की प्लेलिस्ट में। ठीक है, ये देखिए ये अंपायर है। एक और मैप देख लीजिए आप, ये अंपायर है। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और सतलज नदी जो है, ये सतलज रिवर जो है, ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर में, ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये हुई थी 1809 में। इस 1809 की जो ट्रीटी थी अमृतसर की, इसमें महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स ने यह मान लिया था कि ये जो सतलज नदी है, इसके ईस्ट का जो इलाका है वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी का, और वेस्ट का जो इलाका है वो रहेगा महाराजा रणजीत सिंह की लीडरशिप में, उनके अधीन रहेगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह जब तक थे तब तक ब्रिटिशर्स उनको किसी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाए, उनको दबा नहीं पाए। हालांकि आप देखेंगे 1800 का ये जो समय चल रहा है, इस समय ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे स्टेट्स को जीत लिया था, चाहे मैसूर हो, मराठा हो, और चाहे ये आपके हैदराबाद के निज़ाम हो, इन सभी को अपनी अधीनता में ले आए थे। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के जीते जी कभी ब्रिटिशर्स उनको एक तरीके से झुका नहीं पाए। ये जो ट्रीटी हुई, ये एक तरीके से ऐसी बराबरी की ट्रीटी थी। हालांकि रणजीत सिंह चाहते थे कि वो मालवा के इलाके को भी कंट्रोल करें, लेकिन ये तो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी ये ट्रीटी जो थी रणजीत सिंह के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग नहीं थी। साथ ही साथ जब 1839 के बाद एक वॉर लड़ना था ब्रिटिशर्स को अफगानिस्तान के साथ, ये जो अफगानिस्तान का इलाका है इसके साथ, तो एक ट्रीटी में दो त्रेटेपाइल ट्रीटी है, त्रेटेपाइल ट्रीटी जो है, उसमें सिख अंपायर के जो राजा हैं रणजीत सिंह, इन्होंने ब्रिटिशर्स को ये भी कह दिया कि ये इनके एरिया से नहीं जा सकते अफगानिस्तान, तो इसको भी इन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब ये वॉर शुरू होगा और ये अफगान वॉर होगा, तो ये ब्रिटिशर्स इस रास्ते से जाएंगे भी और आएंगे भी, क्योंकि यहाँ तक जो रणजीत सिंह है उनकी डेथ हो चुकी है। अब देखिए, रणजीत सिंह के जीवन की डेथ के बाद ये जो पंजाब है इसकी हालत कैसी होती है। देखो, जून 1839 में रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। वो 58-59 साल के थे उस समय, और यहीं से ये जो डिक्लाइन है इस स्टेट का वो शुरू हो जाता है। देखिए, रणजीत सिंह की डेथ के बाद उनका बेटा होता है जिसका नाम है खड़क सिंह, उसको बनाया जाता है यहाँ पे रूलर। लेकिन ये खड़क सिंह जो है, ये न तो उतना एफिशिएंट रूलर था जितना कि रणजीत सिंह थे। जिस तरीके से उन्होंने अपनी आर्मी को कंसोलिडेट किया, जिस तरह से उन्होंने अपने लोगों को एक साथ किया, यूनाइट किया सिख पावर को, जिस तरीके की उनकी दूरदर्शी सोच थी, वो एक अंपायर के दूसरे रूलर्स के साथ किस तरह से अपनी ट्रीटीज साइन करते थे, ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने किस तरीके से डिप्लोमेसी को एक तरीके से मेंटेन करके रखा था, इस तरीके की सोच नहीं थी किसी भी आगे आने वाले रूलर में। खड़क सिंह जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं था, और उसका रूल जो है वो कुछ महीनों तक ही चला। और इसी साल 1839 में ही खड़क सिंह की भी डेथ हो गई। ठीक है, सेम ईयर ही हो रहा है। और देखिए, मजे की बात यह है कि उसी का बेटा
खड़क सिंह का बेटा नव निहाल सिंह जो है, एक छोटा बेटा था इसका, वो भी इनकी जब अंतिम संस्कार करके आ रहा था खड़क सिंह का, तो उसकी भी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। तो आप समय देखिए, साल 1839, इसी एक ही समय में ये जो सिख अंपायर है इसके 3 रूलर की 3 पीढ़ी खत्म हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे रणजीत सिंह, उनका बेटा और उनका बेटा, ये 3 पीढ़ी एक ही साल में खत्म हो गई है। तो आप देखेंगे कि इसके बाद क्या है, केओस का माहौल तो होगा ही, अनार्की तो आएगी ही पंजाब में। जिस तरीके से रणजीत सिंह से पहले ग्रुपबाजी बन रखी थी, ग्रुप बन रखे थे छोटे छोटे, सब पावर को हथियाना चाहते थे, उसी तरीके से अब फिर से यही माहौल हो गया और लोग क्या चाहते थे कि वो पंजाब को अब क्या करें, लीड करें। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो पंजाब है ये अब कमज़ोर हो गया था। अब ये उस तरीके से यूनाइट नहीं रहा जैसा कि रणजीत सिंह के टाइम पे था। अब क्या है, ये चीज़ ब्रिटिशर्स भी देख रहे थे, उनको पता था कि अब पंजाब इतना पावरफुल है नहीं, और ये इसी समय एक कैंपेन लड़ रहे थे अफगानिस्तान के साथ। अब अफगानिस्तान के साथ ये कैंपेन लड़ रहे थे, तो पहले अफगान वॉर में ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा अफगानिस्तानियों ने मार मार के भगाया। तो ये यहाँ से भाग रहे थे, तो इन्होंने सिंध से आने की बजाय इन्होंने क्या किया, सिख अंपायर से आना और भागना शुरू कर दिया और यहाँ पे आने लग गए, और अपनी आर्मी के ट्रूप्स को यहाँ से आवाजाही इन्होंने शुरू कर दी। जबकि महाराजा रणजीत सिंह के साथ ये डील हुई थी इनकी कि ये यहाँ से आना जाना नहीं करेंगे, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह नहीं रहे और बाद के रूलरों में इतनी ताकत थी नहीं कि इनको रोक सकें, तो इसीलिए ये लोग यहाँ से आना जाना शुरू कर चुके थे। ठीक है, ये चीज़ रही। अब देखो बाद में क्या है, ये एंग्लो सिख वॉर भी ख़त्म हुआ, और उस एंग्लो सिख वॉर क्या, सॉरी, एंग्लो अफगान वॉर भी ख़त्म हुआ। पहला अफगान वॉर है, उसमें उनको सक्सेसफुल नहीं हो पाए ब्रिटिशर्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लाहौर की जो सरकार है, यानी कि अब ये जो रणजीत सिंह की जो सरकार है, इनकी जो कैपिटल है सिख अंपायर की, वो लाहौर थी, आपको पता है। इनकी पॉलिटिकल कैपिटल लाहौर थी और रिलीजियस कैपिटल अमृतसर थी। तो लाहौर के जो रूलर हैं वो क्या है, फ्रेंडशिप बना के रखते थे इंग्लिश कंपनी के साथ इस समय 1840 के समय में। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अब पंजाब जो है वो कमज़ोर हो चुका है। और रणजीत सिंह के समय भी इनके साथ फ्रेंडशिप तो बना के रखते ही थे, रणजीत सिंह उनके साथ मेंटेन रखते थे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि रणजीत सिंह इनके सामने कहीं झुकते थे, ऐसा कहीं भी नहीं था। और इनको अपनी टेरिटरी से इन्होंने आना जाना दिया, कुछ नहीं किया। अब है रानी जिंदाल और दलीप सिंह। अब क्या है, काफ़ी समय तक क्या है, ये इनकी ये पीढ़ी तो ख़त्म हो गई। अब दूसरी एक रानी थी जिसका नाम था रानी जिंदाल, और इनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम था दलीप सिंह। ठीक है, दलीप सिंह जो है अभी छोटा था, बच्चा था, इसको यहाँ पे ये महाराजा अपॉइंट कर देते हैं, और रानी जिंदाल जो है इसकी रिजेंट बन जाती हैं, यानी संरक्षिका बन जाती हैं। राजा तो रहेगा दलीप सिंह, लेकिन रूल कौन कर रही है, डिफेक्टो रूलर कौन है, रानी जिंदाल। ठीक है, और हीरा सिंह डोगरा जो है वो वजीर बन जाता है। लेकिन देखिए सिचुएशन ऐसी होती है, अब आर्मी जो है उसकी स्टेट के लीडर्स के साथ इतनी बन नहीं रही है। इस वजीर को सेना पसंद नहीं करती थी, आर्मी जो थी वो इसको पसंद नहीं करती थी, इसीलिए हीरा सिंह डोगरा को तो आर्मी मार देती है, इसका असैसिनेशन कर देती है। ठीक है, उसी के बाद एक व्यक्ति है जिसका नाम है लाल सिंह। ये बड़ा चालू आदमी था और इसने बहुत बड़ा धोखा दिया, ये जो सिख अंपायर है इसको, ये गद्दार था, आप मीर जाफर की तरह इसको मान सकते हैं। तो लाल सिंह है, इसको मानते हैं कि ये रानी जिंदाल का लवर था। ये कितना सच है कितना नहीं ये पता नहीं, लेकिन रानी जिंदाल का इसको लवर माना जाता है, और ये व्यक्ति आगे चल के पावरफुल हो जाता है। ये रानी जिंदाल के साथ मिलकर वजीर बन जाता है और जो आर्मी का जो लॉयल्टी है उसको जीत लेता है। आर्मी के जो लीडर्स हैं उनके साथ इसकी बनती है। और तेजा सिंह दूसरा व्यक्ति, दूसरा गद्दार व्यक्ति, आगे चल के इसके बारे में बात करूंगा मैं आपको। तो तेजा सिंह जो है इसको कमांडर इन फोर्स, कमांडर बना दिया जाता है आर्मी का। ठीक है, तो 2 बड़े पदों पे लाल सिंह और तेजा सिंह हैं, एक वजीर है और एक आर्मी का कमांडर है। यही आगे चल के सिखों को धोखा देंगे और इसी की वजह से वॉर जो है ये ब्रिटिशर्स जीत पाएंगे, अन्यथा ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, तो बात यह है बेसिकली कि ये जो रूलर्स हैं वो बिल्कुल एफिशिएंट हैं नहीं, यहाँ पे जो क्वालिटी लीडरशिप की है उसकी है कमी, और इसी की वजह से न तो आर्मी और लीडरशिप में आपस में बनती है ढंग से, उनके बीच में कोई समन्वय है, और ये जो लोकल लीडर्स हैं उनके अलग गुटबाजी बनी हुई है। तो बेसिकली एक केओस और एक अनार्की का माहौल यहाँ पे बन चुका था रणजीत सिंह जी की डेथ के बाद। अब क्या है बैकग्राउंड देखिए कि पहला एंग्लो सिख वॉर क्यों हुआ। इनके इंटरनली तो बहुत पॉलिटिक्स वीक हो चुकी थी, लेकिन एक्सटर्नली अगर देखें तो फॉरेन बॉर्डर्स पे क्या हो रहा था वो देखिए। ठीक है, तो देखिए अनार्की फैल चुकी थी, ये बात मैंने आपको बता दिया है, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ सिख लीडर बचे हुए थे
उनको इस चीज़ का खतरा लगा हुआ था कि ये जो इंग्लिश मिलिट्री है जो हमारे क्षेत्र से आ जाके करके अब अफगानिस्तान के साथ कैंपेन लड़ रही है, साथ ही साथ इन्होंने सिंध प्रांत के साथ क्या किया है वो इनको दिख रहा था। 1843 तक इन्होंने सिंध को अपने इलाकों में मिला लिया था और सिंध की जो सोवरेनिटी है उसको छीन लिया था ज़बरदस्ती। सिंध की कोई गलती भी नहीं थी उसके बावजूद भी। तो ये सब चीज़ें दिख रही थी, ग्वालियर को भी जीत लिया था 41 तक। तो ये सब चीज़ें जब इनको दिख रही थी तो कुछ सिख आर्मी के लीडर जो हैं वो इससे चिंतित थे। उनको लग रहा था कि अगला नंबर हो सकता है हमारा हो, क्योंकि कल को ये अंग्रेज जो हैं हम पे भी अटैक कर सकते हैं। तो ये इनके दिमाग में एक चीज़ चल रही थी बैकग्राउंड में, ठीक है। साथ ही साथ जो इंग्लिश थे इन्होंने भी अपने ट्रूप्स को बढ़ा दिया था। इन्होंने अपने ट्रूप्स को क्या है कि उस समय बढ़ा दिया था। और ये जो इनका इलाका है, बाउंड्री जो है, अगर मैं आपको बाउंड्री दिखाऊं एक सेकंड, ये जो इलाका है यहाँ पे फिरोजपुर नाम की एक जगह है। ये पीछे वाले मैप में अगर देखेंगे तो आप फिरोज शाह दिखेगा, शायद ये दिखेगा फिरोज शाह, ये जगह है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे इन्होंने अपनी आर्मी की एक बटालियन को वो कर दिया, इकट्ठा कर दिया कि भाई यहाँ से क्या है, हम क्या करेंगे, कल को हमें अगर पंजाब के साथ वॉर करना, या इनकी जो भी मानसिकता रही अंग्रेज़ों की, यहाँ इन्होंने अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया। और इस चीज़ से ये जो सिख हैं ये और ज़्यादा डर गए, इनको और ज़्यादा ये रहा कि हो सकता है कि कल को ये लोग हम पे अटैक कर दें, ठीक है। ये चीज़ हुई और इसी की वजह से ये जो इनके बीच में एक तनाव जो है मानसिक तौर पे वो तो चल ही रहा था दोनों के बीच में। और ब्रिटिशर्स भी फ़ायदा उठाना चाहते थे कि ये जो कमज़ोर हुई है सिख अंपायर की जो पावर, इसको हम अभी हथियार लें तो हमारे पास मौका है, ठीक है। फिर लेकिन ये जो वॉर है इसकी शुरुआत एक पॉइंट पे होगी ना कहीं। वो पॉइंट कब आता है? ये आता है 11 दिसंबर 1845 को, जब ये जो अमृतसर की ट्रीटी है उसका उल्लंघन कर देते हैं सिख, ऐसा माना जाता है, ऐसा ब्रिटिशर्स ने आरोप लगाया इन पे। देखो ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या कहती थी कि इसका इलाका, ये जो सतलुज रिवर है इसके वेस्ट का इलाका रहेगा किनका, सिख का, सिख अंपायर का, और ईस्ट का इलाका रहेगा ब्रिटिशर्स का, ठीक है, ब्रिटिश डोमिनेंस का रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा। लेकिन 11 दिसंबर 1845 को सिख की कुछ आर्मी इधर इस इलाके को क्रॉस करके एक गांव था मोगन गांव था, उस गांव में आके एक बार के लिए वहां पे आ जाते हैं, ठीक है। उस आर्मी ये क्या है, सतलज नदी को क्रॉस करके आ जाते हैं, ठीक है। अब वो मोगा गांव जो है वो क्लेम करते हैं, ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हमारा इलाका था, और ये सिख हम रूलर जो हैं ये कहते थे कि हमारा इलाका था। तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी बेसिकली। लेकिन यहाँ से अंग्रेज़ों को मिल गया एक बहाना, एक मिलिट्री इनके खिलाफ कैंपेन करने का अच्छा खासा बहाना मिल गया। और इनको ये भी पता था कि अब सिख हैं कमज़ोर तो हम इनके खिलाफ कर सकते हैं एक वॉर। मान लो यही चीज़ रणजीत सिंह जी के समय हुई होती और उनकी आर्मी इधर गई होती गलती से भी, तो इनके बीच में ये क्या होती, इनके बीच में कुछ निगोशिएशन साइन होते महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही लड़ाई एक दूसरे से चाहते नहीं थे। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह अब है नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं जो इससे ढंग से एक ट्रीटी साइन कर सके, तो सीधा ही क्या हो गया, एक वॉर हो गया। और यही वॉर बोला जाता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, 1845-46 में लड़ा गया, ठीक है। अब क्या है, दिसंबर 1845 में अंग्रेजों ने अपनी 20 से 30 हज़ार की आर्मी को लेकर सिखों के ऊपर अटैक कर दिया। और यहाँ पे सिखों के 50,000 से ज़्यादा सोल्जर थे, और जिसको कमांड कर रहा था लाल सिंह। अब लाल सिंह और तेजा सिंह जो व्यक्ति हैं ये दोनों क्या निकले, गद्दार निकले। इन्होंने ऊपर से तो ये दिखाया कि ये सिख पावर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जाके ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया, सीक्रेटली अपना अलायंस बना लिया, और इनको पूरे रास्ता बता दिया कि किस तरीके से ये सिखों को हरा सकते हैं। तो इस तरीके से लाल सिंह और तेजा सिंह ने इनको धोखा दिया, और उसकी वजह से क्या होता है, 5 लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं सिखों के साथ इनकी, और वो आप मैप में देख सकते हैं। एक फिरोजपुर में है दिसंबर 21 में, और उसके बाद सरबाऊ में, ठीक है, ये फरवरी 10 में है 1846 में ओबियसली, और उसके बाद है धर्मकोट में, अलीपुर में, ये अलीवाल जो है यहाँ पे जनवरी में लड़ी जाती है 1846 में, और मुगदी में दिसंबर 1845 में। ये लड़ाइयाँ 5 लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, और यहाँ पे लाल सिंह और तेजा सिंह की मिली भगत की वजह से ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हार जाते हैं। फरवरी 1846 आते आते ये सोबराव जो जगह है यहाँ पे ये फाइनली जो सिख हैं वो हार जाते हैं।
और उसकी वजह से ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये चलते चलते लाहौर पहुंच जाती है इनकी सेना, इनकी राजधानी तक पहुंच जाती है 20 फरवरी 1846 को। कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती क्योंकि लड़ाइयाँ पांचों यहीं तक लड़ ली हैं। अब सिख पावर इतनी बची नहीं है कि इनको आगे लड़ाई लड़नी पड़े और ये जाके राजधानी पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक ट्रीटी साइन होती है। ऑब्वियसली एक ट्रीटी होती है, उसका नाम है ट्रीटी ऑफ लाहौर। हर एक वॉर के बाद कोई ना कोई ट्रीटी तो साइन होती ही है ना। तो इस ट्रीटी को 8 मार्च 1846 को साइन किया गया और ऑब्वियसली यहाँ पे सिख हारे थे तो उनको नुकसान होगा और इस ट्रीटी में ब्रिटिशर्स पूरा अपना जोर लगाएंगे कि उनको दबा सकें और उनको ह्यूमिलिएट कर सकें और ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करवाई। महाराजा दलीप सिंह जो है उसको रूलर माना गया और जिंदाल कौर को जो है, इसको रानी जिंदाल को वहीं उसकी रिजेंट भी बनाया गया, उसकी संरक्षिका भी बनाया गया और लाल सिंह को बना दिया गया वजीर। ठीक है, ये सेटअप तो पहले भी था। ये सेटअप को इन्होंने माना कि ठीक है हम तुमको अथॉरिटी देते हैं कि दलीप सिंह राजा रहेगा, लेकिन जालंधर का जो दोआब क्षेत्र है जो वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा। ये है जालंधर, यानी अब उस समय जालंधर का नाम था, अब जालंधर है। जालंधर का क्षेत्र कहाँ आता है, इधर ब्यास नदी है, इधर सतलज नदी है, इनके बीच में पड़ता है और दो नदियों के बीच में पड़ने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब। जैसे गंगा यमुना का दोआब, उसी तरीके से जालंधर जो है वो ब्यास और सतलज के दोआब क्षेत्र में पड़ता है। बहुत ही फर्टाइल जमीन थी और बहुत सारा यहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकते थे ब्रिटिशर्स, इसीलिए जालंधर क्षेत्र को ले लिया। हालांकि सतलज के ईस्ट वेस्ट में पड़ता था ये, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इनसे हथिया लिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट यहाँ पे रहेगा जिसका नाम है हेनरी लॉरेंस, और इसके साथ अपनी टुकड़ी को और एक तरीके से ये एक एम्बेसडर की तरह काम करता था, लेकिन ये इंटरनल मैटर्स में भी हस्तक्षेप करता था किसी राज्य के। ऐसे ही हेनरी लॉरेंस ने आगे चल के बहुत सारे इनके साथ एक तरीके से उनको ह्यूमिलिएट किया सिखों को। इसी की वजह से आगे चल के दूसरा सिख वॉर भी होगा, एंग्लो सिख वॉर भी होगा। तो इसको इन्होंने अपॉइंट कर दिया कि ये लाहौर में रहेगा अब और ये ब्रिटिशर्स का रेजिडेंट रहेगा। फिर क्या होता है, इनको कहा कि जितना तुमसे लड़ाई लड़ने में हमें नुकसान हुआ है उसका 1 करोड़ रुपए युद्ध की भरपाई करो तुम। तो 1 करोड़ रुपए तो उस समय सिखों के पास थे नहीं, ये बेचारे कमजोर हो चुके थे। तो सिखों ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने कहा क्या कि चलो कोई नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जमीन तो है, तो कश्मीर और जम्मू वाला इलाका है ये तुम गुलाब सिंह को बेच दो, और गुलाब सिंह इसके बदले 75 लाख रुपए देगा और वो 75 लाख रुपए आप कंपनी को पे कर देना। तो गुलाब सिंह के साथ अलग से डील कर ली थी कि इनके पास इतना पैसा है नहीं तो तुम्हें ये इलाका हम दिला देंगे, और गुलाब सिंह को भी इन्होंने अपना एक तरीके से डोमिनेंस में ले लिया। ठीक है, तो इतनी बड़ी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी कि अपने स्टेट की सीमा को बेचना पड़ा सिखों को, तो इनके लिए बहुत ही गलत चीज़ थी ये, इसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये जो गुलाब सिंह को इन्होंने कश्मीर ट्रांसफ़र कर दिया 16 मार्च 1846 को। ठीक है, अब राजा गुलाब सिंह का जो इतिहास है इस कश्मीर में हम अलग से पढ़ेंगे ही। अब क्या है, इतनी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी जो है और जिस वजह से कश्मीर को दे दिया, कश्मीर को देना पड़ा, जो महाराजा रणजीत सिंह जी ने कश्मीर को जीता था बड़े अपने दमखम लगा के, तो यहाँ से बहुत सारे जो सिख थे वो इससे गुस्सा हो गए, सेटिस्फाइड नहीं थे ट्रीटी ऑफ लाहौर से, और उन्होंने रिबेल कर दिया। और रानी जो है, ये रानी जिंदाल जो है, ये भी इनका साथ दे रही थी, वो भी इससे खुश नहीं थी। तो इसी की वजह से दिसंबर 1846 में एक और ट्रीटी साइन की गई जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ भैरववाल। और इस ट्रीटी में क्या किया, सबसे पहले तो रानी जिंदाल को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, और वहाँ से उसके बाद काउंसिल ऑफ रेजिडेंसी यहाँ पे सेटअप करी गई पंजाब में, जहाँ पे 8 सिख सरदार थे और उनको लीड कर रहा था कौन, हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस जो है यही व्यक्ति था जो यहाँ पे अब मोस्ट पावरफुल, उसके पास पावर आ गई। अब क्या है, ये व्यक्ति हर तरीके से सिख एम्पायर के जो रूल है, इंटरनल मैटर्स है, उनमें हर जगह से ये इंटरफेरेंस करेगा और जिसको चाहेगा उसको कहेगा कि तेरे को गद्दी पे बिठाऊंगा, तेरे को हटाऊंगा, जो चीज़ करवाना चाहूँगा वो करूँगा। तो इसी की वजह से आगे चल के दूसरा सिख वॉर भी लड़ा जाएगा, एंग्लो सिख वॉर भी। ठीक है, उसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द ऑल थिंग्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।